सो रिसेंट के ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पैटर्न देखा गया है कि अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर बेस्ड जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज को हम एक एक करके डील करेंगे। तो हम एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। इन एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास में रख लोगे। तो हम जिस भी एक्टिविटी को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी 1.1, तो आप उसके फिगर को देखना। अब उस एक्टिविटी को आप एक बार हो सके तो रीड कर लीजिएगा। मैं उसमें गिवन जितने भी हाइलाइट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर उस एक्टिविटी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आपके पास बुक ना हो तो फिर आप इस तरीके से बुक को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी आपका काम कर देगा। तो चलिए हम एक्टिविटीज को बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एक्टिविटीज के अंदर जो पहला एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस एक्टिविटी पर बेस्ड हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इस एक्टिविटी में मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर लोगे। बाकी इसके बाद वाले जो एक्टिविटीज हैं उसमें आपको कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर केवल 10 क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले एक्टिविटीज में आपको लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर हम इस चैप्टर में टोटल एक्टिविटीज की बात करें तो हमारे बुक में टोटल 11 एक्टिविटीज मेंशन्ड है, बट चैप्टर के एंड में एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, तो 12 हो गया। और अगर आप चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो चैप्टर के बीच में भी एक एक्टिविटी है, तो टोटल यहां पर हम 13 एक्टिविटीज का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, पहला एक्टिविटी थोड़ा सा लेंदी है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हमें। आगे की एक्टिविटीज में लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक्टिविटी 1.1 को रीड करते हैं। इस एक्टिविटी में आप देखोगे अगर फिगर को, तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन को टोंग की हेल्प से होल्ड किया गया है। टोंग क्या होता है, इसे सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझिए कि टोंग एक तरीके का, हम कह सकते हैं उसे हिंदी में चिमटा, उसे पकड़ने के लिए हम होल्ड करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। टोंग की हेल्प से इसलिए होल्ड करेंगे क्योंकि जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट से हमारा हाथ जल न जाए, इसलिए हम उसे टोंग की हेल्प से होल्ड करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। आगे आप देखोगे फिगर में नीचे लिखा हुआ है वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास सिंपली एक शीशे का ग्लास होता है जिसमें जो राख मिलेगा हमें मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद, उस राख को हम कलेक्ट करते हैं। और राख का कलर जो होगा इस केस में वो व्हाइट होगा। अगर आपको फिगर में वो क्लियर हो पा रहा होगा तो वो व्हाइट कलर का है। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का दिखाया गया है। ओके, बाकी इस फिगर में ज्यादा कुछ है नहीं, तो अब हम इस पर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। तो अगर आपने मेरे लाइव क्लासेस को अटेंड किए होंगे, सॉरी लेक्चर्स को अटेंड किए होंगे, तो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करके भी देखा था। तो वहां पर अगर आपको इंफॉर्मेशन होगा तो आपने ये देखा होगा कि जब मैग्नीशियम मेटल बर्न हो रहा होता है तो मैग्नीशियम बर्न होने पर एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। डेजलिंग का क्या मतलब है, वेरी ब्राइट, बहुत ही चमकीला सा फ्लेम होता है। इतना चमकीला फ्लेम होता है कि अगर आप उसे डायरेक्टली देखोगे तो हो सकता है कि आपका आईज भी डैमेज हो जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चमकीला फ्लेम होता है और किस कलर का होता है, इट इज व्हाइट इन कलर। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अगला ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो जो राख बनता है ना, वो राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अगर हम केमिकल इक्वेशन से इसे देखना चाहें तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर का मतलब है ऑक्सीजन, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसका कलर भी है व्हाइट, और ये जो फ्लेम निकला था मैग्नीशियम को बर्न करने पर उसका कलर भी था व्हाइट। तो याद करने के लिए बहुत आसान है कि दोनों का कलर व्हाइट ही होता है। फ्लेम का कलर भी व्हाइट, यानी कि जो आग की लपटें निकल रही थी उसका कलर भी व्हाइट था, और जो राख मिला उसका कलर भी व्हाइट था। ये हमारे दो ऑब्जर्वेशंस हैं इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैग्नीशियम बिफोर एंड आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि मैग्नीशियम मेटल को जलाने से पहले और जलाने के बाद मैग्नीशियम रिबन में क्या फर्क आया, फिजिकली क्या फर्क आया। तो जब मेटल हमारे पास था जलाने से पहले, तो जलाने से पहले वो एक सिल्वर कलर का मेटल था। मैग्नीशियम मेटल जलाने से पहले अगर आप देखोगे तो सिल्वर या फिर आप कह सकते हो कि ग्रे कलर का एक मेटल होता है, और ऑब्वियसली अगर वो मेटल है तो हार्ड होगा ही, तो इट इज हार्ड एंड सिल्वरी और ग्रे कलर आप मेंशन कर सकते हो। अगर कोरोजन नहीं हुआ होगा तो शाइनी भी है, अगर कोरोजन हो गया होगा तो शाइन चला जाता है। आफ्टर बर्निंग क्या होगा, आफ्टर बर्निंग हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर था। ठीक है,
तो व्हाइट पाउडर है और पाउडर किस फॉर्म का होगा? तो पाउडर ऑब्वियसली सॉफ्ट होगा, मेटल जितना तो हार्ड होगा नहीं। तो हमें एक व्हाइट पाउडर यहां पर देखने को मिला और ये जो पाउडर है ये पाउडर सॉफ्ट है। तो ये है फिजिकल अपीयरेंसेस में डिफरेंस। पहले वो हार्ड सॉलिड था, बाद में सॉफ्ट हो गया, पाउडर फॉर्म में है, सिल्वरी था, बाद में वो व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि हीट एनर्जी बाहर की तरफ जाता है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन्हें कहा जाता है जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करते हैं तो इस केस में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है, बाहर की तरफ हीट एनर्जी जाता है। इट मींस कि ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर हीट बाहर की तरफ निकल रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डेमोन्स्ट्रेट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कैसे बताता है कि ये वाला रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन है। तो इसे हम ऐसे आंसर कर सकते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन लिख लें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो यहां पर हम इजीली देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद फॉर्म कर रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो यही होता है कि जहां पर हमें सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिले। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये एक कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन हो गया। इसे आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज टू एलिमेंट्स विच आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड, यानी कि वो आपस में जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम सेफ्टी प्रिकॉशंस यू शुड टेक व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। अच्छा, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि हर एक्टिविटी में आपसे पूछा जा सकता है। हर एक्टिविटी के लिए हो सकता है कि डिफरेंट हो, बट ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है कि किसी भी एक्टिविटी में प्रिकॉशंस आपको क्या रखने हैं। तो इस एक्टिविटी में हम रीड करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। वेयर सेफ्टी ग्लू ग्लू, सेफ्टी गॉगल्स हमें पहनने चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स का क्या जरूरत पड़ेगा? इस केमिकल रिएक्शन में बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हम लोगों ने पढ़ा था आगे के क्वेश्चन में। तो उसमें क्या होता है कि वो लाइट हमारे आंखों को डैमेज ना कर दे, तो उस वजह से हमारे आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर ग्लू ग्लू लगाने होते हैं आईज पर। ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स। अगला सेफ्टी मेजर है कि हमें टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा जिससे हमारे हाथ जल न जाए। इस वजह से हमें टोंग को यूज करना चाहिए मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के लिए। अगला सेफ्टी मेजर है कि हमें इस एक्टिविटी को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में करना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड रूम यानी कि जहां पर एयर का कांस्टेंट सप्लाई बना हुआ है, एयर आ भी रहा है और एयर बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे ये होगा कि इस एक्टिविटी में जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मोक हमें हार्म नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिसे आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है इस ऑक्साइड का नेचर। ठीक है, तो सब्सटेंसेस दो तीन तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ऑक्साइड हमारे केस में जो फॉर्म हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप यहां पर सिंपली याद रख लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, यानी कि एक तरीके का ये बेस होता है। अब इसके बारे में ये जो डिटेल है ना कि ऑक्साइड्स का नेचर किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो वहां ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वहां हम ये सीखेंगे कि जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के ही होते हैं, और मैग्नीशियम भी एक मेटल है, इस वजह से इसका ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। एक और क्वेश्चन भी यहां से प्रिपेयर किया जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऑक्साइड था इसके नेचर को हम कैसे टेस्ट करेंगे, नेचर की टेस्टिंग कैसे की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक था या बेसिक था या न्यूट्रल। तो टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं कि हम इस ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं वाटर। वाटर के साथ ये रिएक्ट करके फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हम कर देते हैं लिटमस टेस्टिंग। इसके साथ हम लिटमस टेस्ट जब करेंगे, लिटमस पेपर के साथ जब इसकी टेस्टिंग की जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ये एसिडिक, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो लिटमस पेपर में क्या कलर चेंज आएगा ये भी आप याद रख लीजिए कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है
ये टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, रेड कलर को चेंज करेगा ब्लू में। लिटमस का कलर चेंज आप याद रखिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है और बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करके ब्लू कर देते हैं। अब अगर आपको ये लिटमस नहीं पता है कि लिटमस क्या होता है, ये कलर चेंज मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप केवल यहां पर सिंपली इसे याद कर लीजिए। इसे हम चैप्टर 2 में डिटेल में समझ ही लेंगे कि ये क्या होता है। अभी आप ये इंफॉर्मेशन केवल याद करिए कि लिटमस कलर को चेंज करेगा रेड टू ब्लू में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लेयर्स एंड फायरवर्क्स। फायरवर्क्स तो आप जानते होंगे, क्रैकर्स, सिंपली पटाखे। फ्लेयर्स का भी इस्तेमाल होता है मूवीज के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं हम सिग्नल को भेजने के लिए। मिलिट्री पर्सनल्स इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर किसी डार्क स्पेस में व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगा और वो ब्राइट होगा तो बहुत ही इजिली उसे देखा जा सकता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम फायर क्रैकर्स के अंदर, फायरवर्क्स के अंदर या फिर फ्लेयर्स के अंदर। इससे फायदा ये होता है कि ये इफेक्टिव है इल्यूमिनेशन में। इल्यूमिनेशन का मतलब है कि ये रोशनी फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ सिग्नल को भी सेंड करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो ये बातें हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो इससे हम सिग्नल भेजना चाहे तो सिग्नल भेजे, या फिर ये इल्यूमिनेशन भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट कर सकता है किसी अंधेरे जगह पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए पूछा जा सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन आपको देखकर पूछा जा सकता है कि ये वाला केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप चाहो तो इक्वेशन भी लिखकर दिखा सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी बात आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने का, तो आप केमिकल रिएक्शन को उस टाइम पर बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखोगे। तो चलिए हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुका है। इस केस में अगर हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स का मास को ऐड करें, एलएचएस साइड में टोटल मास को ऐड करें और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड के टोटल मास को फाइंड करें, तो ये दोनों मासेस इक्वल होंगे दोनों साइड्स में, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप लिख सकते हो, केमिकल इक्वेशन को लिखकर दोनों साइड्स के मास को कैलकुलेट करके भी आप दिखा सकते हो। या फिर आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, एज द मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बिफोर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, मास ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्शन के बाद बना उसका मास और एलएचएस साइड में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का मास, दोनों साइड्स के मास इक्वल है, तो ये लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस एक्टिविटी पर बेस्ड ये दो लास्ट क्वेश्चंस हैं, आइए हम इन्हें भी समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम कंटिन्यूज टू बर्न इवन आफ्टर द हीट सोर्स इज रिमूव्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम मैग्नीशियम मेटल को बर्न करते हैं तो स्टार्टिंग में हम उसे बर्नर के ऊपर या फिर लाइटर से जला रहे होते हैं, बट जब एक बार मैग्नीशियम जलने लगता है तो हम बर्नर और लाइटर को हटा देते हैं, वो खुद से जलता रहता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो वो खुद से बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, और वो हीट इतना ज्यादा होता है जो कि आगे मैग्नीशियम को फर्दर जलाता रहता है। ठीक है, तो रिएक्शन में बनने वाला हीट ही इतना ज्यादा होता है जो कि आगे मैग्नीशियम को खुद से जलाता रहेगा। रीड करते हैं आंसर को, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, रिएक्शन होगा एंड द रिएक्शन इटसेल्फ रिलीजेस, रिएक्शन खुद से रिलीज करता है लॉट ऑफ हीट व्हिच कीप्स इट बर्निंग। तो रिएक्शन खुद से बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है जिस कारण मैग्नीशियम जलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों करते हैं। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। कंसीडर कीजिए कि कोई मैग्नीशियम मेटल एयर में एक्सपोज है, यानी कि सिंपली एयर में प्रेजेंट है। तो होगा क्या, समय के साथ साथ इसके ऊपर धीरे धीरे एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होने लगेगा। मैग्नीशियम के आउटर सरफेस पर, अगर ये मैग्नीशियम है तो इसके आउटर सरफेस पर केवल और केवल एक लेयर फॉर्म होने लगेगा। किस चीज का लेयर फॉर्म होगा? ऑक्साइड का। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड यानी कि सिंपली आप कह सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बनने लगता है मैग्नीशियम मेटल के ऊपर। इससे क्या होगा कि जब आप मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने जाओगे तो ये ऑक्साइड का लेयर अब मैग्नीशियम मेटल को बर्न नहीं होने देगा। ठीक है, इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना।
तो मैग्नीशियम अच्छे से बर्न नहीं होगा, आधा अधूरा बर्न होगा। तो इस वजह से जब भी हम मैग्नीशियम मेटल को बर्न करते हैं तो उससे पहले हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से, ताकि ये ऑक्साइड का लेयर चला जाए और हमारा मैग्नीशियम अच्छे से बर्न हो। आंसर को रीड कीजिए। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव, हटाने के लिए, एनी ऑक्साइड लेयर, किसी भी ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए, which may have formed on its surface, जो कि उसके सरफेस पे बन गया है, which can prevent it from burning। और ये जो ऑक्साइड का लेयर है वो मैग्नीशियम मेटल को जलने से रोकता है, इसलिए हमें इस ऑक्साइड के लेयर को हटाना होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस पर बेस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। यहां पर एक और डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में, वो क्या है, मैं उसे भी आपके सामने रखता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट था तो मैग्नीशियम के ऊपर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, और जब मैग्नीशियम को हम लोगों ने बर्न किया तो भी मैग्नीशियम के ऊपर, तो भी मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो जब मैग्नीशियम को एयर में छोड़ते हैं तो खुद से भी वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और जब उसे बर्न करते हैं तो भी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो क्या इन दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में कोई डिफरेंस है? आप इसका आंसर एक बार मन में सोच लीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। यस, इन दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में डिफरेंसेस हैं, कई सारे डिफरेंसेस हैं। पहला तो आप ये कह सकते हो कि एयर में ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसे हम कह सकते हैं कि ये कोरोजन प्रोसेस के कारण हुआ। ठीक है, एयर में ये कोरोजन के कारण बना, जबकि ये जो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बना, ये कंबशन प्रोसेस के कारण बना, ये जलने के कारण बना था, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण बना था एयर में, तो वो कोरोजन और ये कंबशन रिएक्शन है। तो रिएक्शन में भी डिफरेंस है। दूसरी बात क्या आ जाएगी कि यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है, जो कि सिंपली एयर में धीरे धीरे रिएक्ट करके बन रहा होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप कह सकते हो जो क्वालिटी है वो उतना बेटर नहीं होगा। क्वालिटी इज नॉट सो गुड। व्हाई? क्योंकि एयर में तो स्मोक भी प्रेजेंट है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर में अदर गैसेस प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे जब रिएक्ट कर रहा है तो बाकी गैसेस भी इसमें मिक्स्ड होंगे, बाकी चीजें भी इसके अंदर मिक्स्ड होंगी, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वालिटी उतना ग्रेटर नहीं होगा। तो अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की जरूरत हो, तो आप अगर इस प्रोसेस से बनाना चाहोगे तो उसकी क्वालिटी बेटर नहीं होगी, जबकि यहां पर बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्वालिटी बेटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बर्निंग के कारण बना, बहुत ही तेजी से बन गया। दूसरी बात, यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा उसका क्वांटिटी आप जरा सोच कर देखिए, इसकी क्वांटिटी यानी कि कितना अमाउंट में ये बन रहा होगा, तो अमाउंट विल बी लेस। अमाउंट इस केस में क्या होगा? लेस। आप वेट करते रहोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर से कब रिएक्ट करे, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड जाकर मिलेगा बहुत समय बाद। जबकि अगर आप यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तुरंत ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाइए, आप जितना ज्यादा क्वांटिटी चाहे उतना ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्योरिटी भी ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा, क्वालिटी भी अच्छा है। अमाउंट कम और क्वालिटी भी बेटर नहीं मिलेगा, तो डिफरेंसेस है। तो ये था पहला एक्टिविटी, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। अब हम नेक्स्ट जो एक्टिविटी करेंगे उसमें इतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक्टिविटी 1.2 बहुत ही शॉर्ट है एंड इजी है। इसमें सिंपली हमारे सामने एक रिएक्शन गिवन है, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो चलिए इस रिएक्शन को पहले हम समझते हैं। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस स्टेट में रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और इस रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। यहां पर लेड कैटायन और नाइट्रेट एनायन है, यहां पर पोटेशियम कैटायन और आयोडीन एनायन है। तो यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, लेड चला जाएगा आयोडीन के साथ और ये फॉर्म करेगा लेड आयोडाइड। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आएगा और ये फॉर्म करेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर आप सिंपली देख सकते हो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन में लेड आयोडाइड नाम का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। डाउनवर्ड एरो का मतलब ये एक प्रेसिपिटेट है, और इस प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, आप इन दोनों सॉल्यूशंस का भी कलर याद रख सकते हो कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि नीचे जाकर सेटल कर जाएगा रिएक्शन में, और ऊपर एक पोटेशियम नाइट्रेट, ये कलरलेस सॉल्यूशन ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ रिएक्शन,
तो सिंपली देख के ही हम बता सकते हैं कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, साथ ही ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहां पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, सो इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल। ओके, कलर पूछा जा सकता है आपसे प्रेसिपिटेट का, तो प्रेसिपिटेट का कलर है हमारे केस में येलो। क्या है प्रेसिपिटेट? नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड PbI2। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं यहां पर ही। नाइट्रेट इस साइड, LHS साइड में हमारे पास 2 है, नाइट्रेट यहां पर 1 है, तो नाइट्रेट के लिए हम यहां पर 2 लगा देंगे। तो ये 2 लगाने से नाइट्रेट बैलेंस हो गया, बट अब पोटेशियम के 2 एटम्स हो गए, तो पोटेशियम को 2 करने के लिए यहां पर हम लोगों ने 2 लगा दिया। आयोडीन अब यहां पर 2 है, आयोडीन इस साइड भी 2 है। अब ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन की बैलेंसिंग भी कर ली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऑब्जर्वेशन सिंपली यहां है, ये है कि इस केमिकल रिएक्शन में हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो ये था एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.3 के लिए एक फिगर गिवन है हमारे बुक में, फिगर 1.2। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर एसिड को भरा गया है और इसमें कुछ पीसेस जिंक मेटल के भी डाले गए हैं। इनके बीच रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में आपको कुछ बबल्स राइज होते हुए दिख रहे होंगे और आगे इस कॉनिकल फ्लास्क को कॉर्क की हेल्प से कवर कर दिया गया है और जिसमें एक ग्लास ट्यूब लगाया गया है। इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से हाइड्रोजन गैस इस कॉनिकल फ्लास्क से बाहर आएगा और फिर हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करेंगे। तो ये फिगर में शोन है। आइए अब हम इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहां हमारे सामने जिंक एक मेटल गिवन है इस रिएक्शन में, और जो कि रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को हम सेकंड और थर्ड दोनों ही चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा एक सॉल्ट। अलग अलग रिएक्शंस के लिए सॉल्ट अलग अलग होंगे और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, आप याद रखिएगा कि कोई भी मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन में सॉल्ट नाम का एक कंपाउंड बनता है और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है जिंक, तो सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा जिंक, तो इस केस में सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो दोनों ही केसेस में रिलीज होगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंसिंग आप खुद से करोगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में क्वेश्चंस क्या क्या हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इस रिएक्शन में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। तो ऑब्जर्वेशन, तो पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि रिएक्शन के अंदर हम बबल्स राइज होते हुए देखते हैं। हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस रिएक्शन में आपको निकलते हुए दिखेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज हाइड्रोजन गैस कैन बी सीन राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जिंक पीसेस। तो जो जिंक मेटल के जो छोटे छोटे पीसेस थे एसिड के अंदर, वहीं पर आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी निकलते हुए दिखेंगे। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है। हाइड्रोजन के बबल्स कहां से निकल रहे हैं? जहां पर जिंक मेटल है, जिंक मेटल के सरफेस पे ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जिस फ्लास्क में हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं वो फ्लास्क गर्म हो जाएगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट निकल रहा होता है जिसके कारण गर्मी बढ़ रही होती है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक टाइप का होगा, इसमें हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारे 2 ऑब्जर्वेशंस थे। अब हमसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों सेम है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग होता है, तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट कहो या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि जिंक एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने आकर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और फॉर्म कर लिया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आप याद रखिएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डू यू टेस्ट द गैस रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो गैस रिलीज हुआ विच इज हाइड्रोजन गैस, हम उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये तो क्लास में मैंने आपको दिखाया भी था, बट फिर से सुन लीजिए कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करते हैं हम इस तरीके से कि उसके सामने हम कोई बर्निंग सब्सटेंस लेकर आते हैं, जैसे कि कोई बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक। और हाइड्रोजन गैस के सामने जब आप बर्निंग सब्सटेंस को ले जाओगे, बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक को, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ठीक है।
द गैस कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल या फिर मैच स्टिक, इट इज फाउंड टू बर्न विथ अ पॉप साउंड। तो ये जो पॉप साउंड है, ठीक है, ये साउंड हमें ये बताता है कि वो जो गैस था दैट वाज हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस एक्टिविटी पर बेस्ड। और अगर प्रिकॉशन पूछ दिया गया तो चूंकि यहां पर हम एसिड्स को यूज कर रहे हैं तो ग्लव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गैस रिलीज हो रहा है तो सेफ्टी गॉगल्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रिकॉशंस तो आप लिख ही लोगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.4 को। इस एक्टिविटी के अंदर हमें स्टडी करना है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल शब्दों में आप समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड हम कहते हैं चूने को। तो चूना का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बात आप याद रखना। ओके, तो अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना को जब मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, और ये याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्ट करने के बाद फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस होगा। यहां पर एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस बनेगा विच विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। सो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो एक्सोथर्मिक नेचर का ये रिएक्शन है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर इस रिएक्शन को किसी ऐसे कंटेनर में करवा दिया जाता है जो कि हीट को न सस्टेन करे, तो हो सकता है कि वो कंटेनर ही ब्रेक कर जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हीट रिलीज होता है। ओके, तो इस रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जैसे कि हमसे इस रिएक्शन पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन पूछे जा सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि ये एक बहुत ही फास्ट केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि ये एक वाइक्रस केमिकल रिएक्शन होता है। वाइक्रस केमिकल रिएक्शन यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत ही तेजी से होने वाला केमिकल रिएक्शन है। ऐसा नहीं होगा कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो ये टाइम लेगा, ये तुरंत ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। आप तुरंत में ही देखोगे कि कंटेनर के अंदर बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल, और पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि पानी बॉइल होने लगेगा, और जब पानी बॉइल होगा तो ऑब्वियसली वो स्टीम फॉर्म करेगा यानी कि भाप बनाएगा, एंड प्रोड्यूसेस हिसिंग साउंड। इस साउंड को आप याद रखिएगा, हिसिंग साउंड। तो जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड चूने को पानी के अंदर मिक्स करते हो तो आपको वहां पर एक साउंड भी सुनने को मिलेगा विच इज कॉल्ड हिसिंग साउंड। तो ये साउंड क्यों बनता है? क्योंकि पानी बहुत ही तेजी से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वहां पर एयर के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये बबल्स प्रोड्यूस होने के बाद ये बबल्स बर्स्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये ऑब्वियसली उस समय पर तो गर्म था, बट जैसे ही बाहर निकलेगा वो ठंडा होगा तो वो बबल्स बर्स्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना था उसके अंदर भी क्रैक्स होते हैं, तो उन क्रैक्स से जब ये एयर पास कर रहा होता है, ये बबल्स पास कर रहे होते हैं, जिसके कारण एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और ये वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस हिसिंग साउंड के लिए। ठीक है, अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, सो इट इज अ एक्सोथर्मिक इन नेचर। हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कभी भी हाथ में पकड़कर, चूने को कभी भी हाथ में पकड़कर हमें वाटर में नहीं डालना चाहिए, हमारा हाथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्न हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगला क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? ये किस तरीके का रिएक्शन है? तो ऑब्वियसली ये एक कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन है, बिकॉज दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि चीजें आपस में कंबाइन हो रही है और कंबाइन होकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आप याद रखोगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी कॉमन नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा, दीज आर द कॉमन नेम्स, स्लेग्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेग्ड लाइम, एंड कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां पर कि कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ यूजर्स हमसे पूछे जा सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल में या फिर बेसिक सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। जहां पर मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, वहां पर मिट्टी के ऊपर हम चूने को स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो जो सॉइल है वो वापस से न्यूट्रल हो सके, या फिर अगर चाहे तो उसे बेसिक भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा व्हाइट वॉशिंग यानी कि चूने का इस्तेमाल तो होता ही है,
पहले के समय पर ज्यादा होता था, अब कम होता है, दीवालों को पेंट करने के लिए। तो चूने को पानी में मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से व्हाइट वॉशिंग की जाती है, यानी कि दीवालों को पेंट किया जाता है। तो ये इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.5 को। इस एक्टिविटी में हमें स्टडी करना है डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के बारे में आप याद रखिए कि फेरस सल्फेट एक ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, तो कलर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और यहां पर आप देखो फेरस सल्फेट के पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, .7H2O। तो जब किसी सॉल्ट के पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कि वहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। यहां पर इसके पास है 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। तो इस फॉर्म में यहां पर हम कहेंगे कि ये जो सॉल्ट है वो अभी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड इसलिए है क्योंकि अभी इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा। लॉस कैसे करेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बनकर निकल जाएंगे। ठीक है, गैसेस स्टेट में ये निकल जाएंगे और हमारे पास बचेगा केवल और केवल फेरस सल्फेट, जो कि अब कहलाएगा एनहाइड्रस फॉर्म में। तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, जबकि ये जो था वो हाइड्रस फेरस सल्फेट था। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर भी आप याद रखिए कि अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक व्हाइट कलर के सॉल्ट में। सो अब इसका कलर हो गया व्हाइट। तो आप कलर चेंज को नोटिस करो। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो ये ग्रीन कलर का था। जब इसे हीट किया गया तो ये व्हाइट कलर के एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। एनहाइड्रस हम तब बोलते हैं जब वो सॉल्ट अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। अब आगे देखिए, वापस से जब हम इस फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करेंगे, अभी हीटिंग को रोकना नहीं है, और आगे जब हम हीट करेंगे तो ये व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है, अभी फर्दर हीट करने पर ये कन्वर्ट होगा फेरिक ऑक्साइड के अंदर। दिस इज फेरिक ऑक्साइड। एंड साथ में 2 गैसेस भी रिलीज होंगे। अपवर्ड एरो क्या बताता है हमें? अपवर्ड एरो बताता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं वो गैसियस हैं। डाउनवर्ड एरो यानी कि प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो यानी कि गैस। तो 2 गैसेस निकले, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में बना फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड अगर आप रिलेट कर पाओ तो फेरिक ऑक्साइड रस्ट ही होता है, तो इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। दिस इज रेडिश ब्राउन। आप सिंपली चाहो तो ब्राउन कलर भी याद रख सकते हो। ये रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है विच इज सॉलिड स्टेट, विच इज इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये था कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लेना, बैलेंसिंग आप खुद से चेक करना। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जामिनेशन में, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हमें इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। अभी मैं फिगर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इस डायग्राम में, इस एक्टिविटी में फिगर भी गिवन है बुक में, उसे हम प्रिकॉशन के अंदर देखेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हम हीट करते हैं फेरस सल्फेट सॉल्ट को, तो ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर किसका होता है? फेरस सल्फेट सॉल्ट का जो ग्रीन कलर होता है वो पहले चेंज होता है व्हाइट कलर में। तो व्हाइट कलर में कब चेंज हुआ? जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के अंदर, तो व्हाइट कलर हुआ। जब इस सॉल्ट को, एनहाइड्रस वाले सॉल्ट को फर्दर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है एक ब्राउन कलर का कंपाउंड जो कि होता है फेरिक ऑक्साइड। तो आप कलर चेंज नोटिस करो, ग्रीन से व्हाइट हुआ जब वो एनहाइड्रस फॉर्म में आया, और फिर व्हाइट वाले सॉल्ट को जब हम हीट किए फेरस सल्फेट को, तो हमें एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर मिला विच इज फेरिक ऑक्साइड। तो ये था कलर चेंज जो कि हम लोगों ने नोटिस किया। आगे हम ये भी देखेंगे इस एक्टिविटी में कि जो गैस होता है वो गैस हमें बर्निंग सल्फर का स्मेल देगा। बर्निंग सल्फर का स्मेल कुछ ऐसा ही होगा, इन 2 गैसेस का स्मेल कुछ वैसा ही होता है। जब आप मैचस्टिक को, माचिस को जब जलाते हो तो जो स्मेल आती है ना, वही सेम स्मेल आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हैं स्मेल ऑफ बर्निंग मैचस्टिक, स्मेल ऑफ बर्निंग मैचस्टिक। तो माचिस को जलाने पर जो स्मेल आता है वही इन गैसेस का स्मेल होता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे यहां पर। आगे हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। व्हाई डीकंपोजिशन? क्योंकि आप देखो कि एक सिंगल कंपाउंड एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है।
एक सिंगल कंपाउंड एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, तो जब भी ऐसा होता है उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ा। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है हीट, डेल्टा मींस हीट, तो इसलिए हम इसे कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कलर ऑफ फेरस सल्फेट 7H2O, यानी कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसका क्या नाम होगा? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो ये किस कलर का था? इट वाज ग्रीन इन कलर। फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। अगर फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में है तो इसका कलर क्या होगा? व्हाइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अब इस एक्टिविटी पर बेस्ड जो इसके प्रिकॉशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन भी आया है, तो हम इस एक्टिविटी का प्रिकॉशन को डिस्कस करते हैं। सो इस एक्टिविटी पर बेस्ड जो फिगर हमारे बुक में गिवन है, चलिए हम उसे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट ने बॉइलिंग ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से होल्ड किया हुआ है और वो बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर पर हीट कर रही है, जिससे कि फेरस सल्फेट हीट होगा और फेरस सल्फेट के हीट होने पर उसका डिकम्पोजिशन होगा। आगे आप फिगर में देख सकते हो कि कुछ प्रिकॉशंस भी मेंशन्ड है। ऊपर लिखा हुआ है वेफ्टिंग गैसेस जेंटली टुवर्ड्स नोज, और नीचे लिखा हुआ है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो ये कुछ बातें हैं जो कि फिगर में शोन है। फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट ने बॉइलिंग ट्यूब को खुद से दूर रखा हुआ है, खुद के नजदीक नहीं रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से नहीं रखा हुआ है, उन्होंने बॉइलिंग ट्यूब को दूर रखा हुआ है खुद से। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, हम इसे ज्यादा डिटेल्स में बोर्ड पर समझते हैं। आइए, तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर इस एक्टिविटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू प्रिकॉशंस। ठीक है, यहां पर हमसे प्रिकॉशन पूछा गया था व्हाइल स्टडिंग द डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो इसलिए हम प्रिकॉशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहां पर, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर एक क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है, ये पीवाईक्यू। ओके, तो पहला पॉइंट तो यही एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन्ड है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है? बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब सिमिलर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि बॉइलिंग ट्यूब का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। अब नेबर्स का मतलब पड़ोसी नहीं, नेबर्स का मतलब है लैब के अंदर आपके फ्रेंड्स ही आपके नेबर्स होंगे। तो सिंपली आप समझिएगा कि अपने फ्रेंड्स के टुवर्ड्स नहीं ले जाना है और नहीं खुद के तरफ रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब का माउथ है, यहां से गैसेस निकलेंगे, तो जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब का डायरेक्शन कुछ ऐसे रखना है कि टेस्ट ट्यूब से जो गैसेस निकलेंगे वो ना तो डायरेक्टली आपके तरफ आए और ना ही डायरेक्टली आपके फ्रेंड्स के टुवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गैसेस अगर डायरेक्टली कोई इनहेल कर लेगा, जल्दी से इसमें जो गैसेस निकल रहे हैं उसे आप अगर इनहेल करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो कभी भी लैब के अंदर कभी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम गैसेस को ऐसे डायरेक्टली इनहेल नहीं करते हैं। तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब के माउथ को खुद से भी दूर रखना है और अपने फ्रेंड्स के माउथ के टुवर्ड से भी दूर रखना है, उनके तरफ भी नहीं होना चाहिए टेस्ट ट्यूब का माउथ। तो ये पहला प्रिकॉशन था, बुक में मेंशन्ड है। अगला प्रिकॉशन बुक में मेंशन्ड है, वाफ्ट द गैसेस जेंटली टुवर्ड्स नोज। वाफ्टिंग का क्या मतलब होता है ये आप समझिए। सपोज कि हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब या फिर बॉइलिंग ट्यूब को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, यहां से गैसेस रिलीज हो रहे हैं, तो हमें तो इस गैस का स्मेल भी लेना है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से गैसेस है। तो इस गैस के स्मेल को लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करके गैसेस को जेंटली अपने नोज के टुवर्ड्स पुश करते हैं। ये है वाफ्टिंग। वाफ्टिंग का क्या मतलब होता है? गैसेस को वाफ्ट करने का ये मतलब होता है कि गैस को सिंपली हम जेंटली धीरे धीरे अपने नोज के टुवर्ड्स इस तरीके से भेजेंगे और तब हम स्मेल करेंगे। लैब के अंदर ऐसे नहीं किया जाता है कि गैसेस रिलीज हो रहे हैं और आप टेस्ट ट्यूब को नाक के पास लगा लो, कड़क। ये चीज नहीं करना चाहिए लैब के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा केस में ये हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, तो ये बहुत ही गलत प्रोसेस है। हम गैसेस को वाफ्ट करते हैं, कभी भी स्निफ नहीं करते हैं। स्निफ का क्या मतलब होता है? जोर से सूंघना। ठीक है, डॉग्स को आप देखोगे तो वो स्निफ करते हैं, दिस इज स्निफिंग। बहुत तेजी से आपने गैसेस को इनहेल कर लिया, दैट इज स्निफिंग। तो हमें स्निफ नहीं करना होता है गैसेस को, हम गैस को क्या करते हैं? वाफ्ट करते हैं, धीरे धीरे गैसेस को पुश करते हैं अपने टुवर्ड्स और फिर उसे स्मेल करते हैं। सो दिस इज दैट वाज योर सेकंड प्रिकॉशन। अगला प्रिकॉशन सिंपल है, यूज द टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ऑब्वियसली जब आप टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से इसे पकड़ते हैं। डायरेक्टली हम इसे हाथों से पकड़ कर नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे। एक्टिविटी 1.6 में हमें स्टडी करना है डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये एक सॉलिड फॉर्म में होने वाला सॉल्ट है।
जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों गैसेस हैं, तो अपवर्ड एरो मैंने लगाया है। अपवर्ड एरो का मतलब है कि ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है। तो हमें एक कंपाउंड से यहां पर 3 अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं। आप याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, व्हाइट, या फिर इसे हम कलरलेस भी कह सकते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो व्हाइट या कलरलेस आप याद रखिएगा। जबकि डिकम्पोजिशन के बाद जो कंपाउंड हमें मिला लेड ऑक्साइड, अच्छा, लेड ऑक्साइड को यहां पर हम लेड 2 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, जो कि इसका प्रॉपर नेम होगा, या फिर लेड मोनोऑक्साइड भी इसे कहा जा सकता है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों सेम चीजें होंगी। लेड मोनोऑक्साइड भी इसे ही हम कहेंगे। सो इट इज येलो इन कलर व्हेन इट इज कूल्ड डाउन। तो जब ये ठंडा हो जाता है येलो कलर का हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर का एक गैस होता है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कलर। ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ऑक्सीजन तो कलरलेस होता है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है, इट इज अ कलरलेस गैस। तो आप कलर्स को याद रखिएगा। तो इस रिएक्शन पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला तो हमसे ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। तो जैसे ही हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ब्राउन फ्यूम्स। किस चीज का होगा ब्राउन फ्यूम्स? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को। तो जैसे आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, तो हीटिंग के बाद वहां से ब्राउन कलर के गैसेस निकलते हुए आपको दिखते हैं। वो ब्राउन ब्राउन गैसेस एक्चुअल में होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अगला ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट पाउडर येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। तो व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट रिएक्शन होने के बाद येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सो दैट वाज योर सेकंड ऑब्जर्वेशन। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपली आप देख सकते हो कि हाँ, हम लोगों ने हीट दिया और हीट देने पर एक कंपाउंड एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। तो जहां पर भी एक सिंगल कंपाउंड एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है, सो दैट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये डीकंपोजिशन हुआ हीट एनर्जी के कारण, सो इट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमसे पूछा जा सकता है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, और इस साइड अगर आप काउंट करोगे तो 2 and 2 4 और ये 5। तो ऑड इवन वाला केस हो गया। बैलेंसिंग में मैंने आपको इस चीज को सिखाया था। यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के ऑड नंबर ऑफ एटम्स है, 5 एटम्स है, जबकि इस साइड पर इवन नंबर ऑफ एटम्स है। तो पहला काम आप यही कीजिए कि इस ऑक्सीजन को इवन बनाइए, तभी ये इक्वेशन की बैलेंसिंग आसान होगी। तो अब हम लोगों ने बना दिया, 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर हो गए, 2 2 एंड 2, टोटल अब 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। तो अब हम लोगों ने इसे इवन में कन्वर्ट कर दिया आसानी के लिए। तो लेड को भी यहां पर हम लोगों ने 2 बना दिया, 2 से लेड भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेड इस साइड 1 है, तो लेड को भी हम 2 बना लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेड एटम्स बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए। अब हम नाइट्रोजन को अगर चेक करें तो 2 और 2, नाइट्रोजन के यहां पर 4 एटम्स दिख रहे हैं। नाइट्रोजन 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो नाइट्रोजन के 4 एटम्स। यहां पर नाइट्रोजन का केवल सिंगल एटम है, तो इसे भी 4 बनाना होगा, यहां पर 4 लगाकर। तो नाइट्रोजन के 4 एटम्स हो गए। अब अगर हम ऑक्सीजन को दोबारा से चेक करें तो ऑक्सीजन है यहां पर 4 2 8, 8 and 2 10 और 10 and 2 12। तो टोटल 12 है ऑक्सीजन के एटम्स इस साइड में। इस साइड अगर हम चेक करें तो 3 2 6, 6 एटम्स यहां पर, और ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 12 ऑक्सीजन के एटम्स भी हो गए। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन कलर पर पूछा जा सकता है। तो लेड नाइट्रेट का आप कलर याद रखिए, इट इज कलरलेस, या फिर आप व्हाइट भी कह सकते हो। लेड ऑक्साइड, ओके, लेड ऑक्साइड का कलर आप याद रखिएगा। इस रिएक्शन में जब लेड ऑक्साइड ठंडा हो जाता है तो उसका कलर येलो होता है, जब वो हीटेड रहता है, जब वो गर्म रहता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा होता है। कूल होने के बाद वो येलो कलर का हो जाता है। आप येलो कलर याद रखोगे लेड मोनोऑक्साइड का कलर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर आप याद रखिए, इट इज ब्राउन गैस। इज इट अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो ऑब्वियसली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट एनर्जी हम लोग यहां पर दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाकर ये रिएक्शन हो रहा है। सो इट इज एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। पिछले एक्टिविटी में 1.5 वाले एक्टिविटी में भी हम लोगों ने हीट एनर्जी सप्लाई किया था, तो वो भी एंडोथर्मिक ही था। ओके, अब हमसे यहाँ पर प्रिकॉशंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा गैस नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस एक्टिविटी को एक प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में करना चाहिए, जहां पर ये गैस निकले तो कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ लेड ऑक्साइड है, तो हमें यहाँ पर ग्लव्स का यूज करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो कि आप ध्यान में रखोगे। एक्टिविटी 1.7 में हमें स्टडी करना है
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम बुक में गिवन फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में आप देखोगे कि हमारे सामने एक मग गिवन है और इस मग के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब की हेल्प से कवर कर दिया गया है ताकि एक्सपेरिमेंट में जो गैसेस रिलीज होंगे वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे कि इन इलेक्ट्रोड्स के बाद यहां पर एक रबर स्टॉपर लगाया गया है, ऑब्वियसली इसलिए ताकि मग से वाटर लीक ना करे। एंड फिर इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, नीचे 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है। तो इस फिगर में याद रखने वाला चीज ये है कि आप ध्यान दीजिए, यहां पर बैटरी का एक टर्मिनल एनोड है और दूसरा टर्मिनल कैथोड है। तो एनोड वाले टर्मिनल के ऊपर आप देखोगे कि ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन काम का है, आप याद रखोगे कि ऑक्सीजन गैस कहां पर रिलीज हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रोड पर। ठीक इसके दूसरी ओर कैथोड पर आप नोटिस कीजिए, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होता हुआ दिखेगा। और अगर आप फिगर को और ध्यान से देखोगे तो आप ये भी नोटिस कर पाओगे कि जो ऑक्सीजन गैस है वो कम अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए कम वॉल्यूम है, जबकि हाइड्रोजन गैस के लिए ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा फिगर के अंदर, जो कि ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा रिलीज होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि इस फिगर में गिवन है, हम इसे और डिटेल में बोर्ड के ऊपर समझते हैं। तो इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो आप ये याद कर लो कि एनोड जो कि होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड विच इज नेगेटिव, तो कैथोड पर रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखिए, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एंड एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, अगर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम सप्लाई करते हैं तो वाटर ब्रेक होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों गैसेस सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस कहां पर रिलीज हुआ था, तो आप याद रखोगे कि ये कैथोड पर फॉर्म हुआ, और ऑक्सीजन गैस कहां से निकला, तो ये निकला एनोड से। एंड पॉजिटिव नेगेटिव का भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे। तो इसमें सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें इलेक्ट्रोड्स के पास कुछ गैसेस के बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए कि एक सिंगल कंपाउंड विच वाज वाटर H2O इन दिस केस, वो ब्रेक हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये कहलाएगा एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर। सो इट इज डीकंपोजिशन। और ये किस टाइप का डीकंपोजिशन है, सो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी। ठीक है, सो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन आपके मन में यहां पर आ सकता है कि वेदर दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहां पर हीट का तो कहीं एक्सचेंज हो नहीं रहा है, बट फिर भी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां से पूछा जा सकता है। सो आप याद रखोगे दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जो कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करे। तो ये रिएक्शन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जरूरी नहीं होता है कि हर बार हीट एनर्जी ही रिएक्शन एब्सॉर्ब करे। इस बार जो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है रिएक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, बट वो रिएक्शन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, सो इट इज एंडोथर्मिक। तो ये बात भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बन सकता है, why is the volume of hydrogen gas double the volume of oxygen gas produced। तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी दिखाया, आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए आप दो पॉसिबल आंसर्स लिख सकते हो। पहला ये कि अगर आप वाटर के फॉर्मूले को देखिए, तो वाटर के फॉर्मूले के अंदर आपको हाइड्रोजन के दो एटम्स दिखेंगे जबकि ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हो कि वाटर जब ब्रेक होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स निकलेंगे एंड ऑक्सीजन का सिंगल एटम निकलेगा। तो इस तरीके से हम सकते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर रिलीज्ड इन 2:1 रेशियो। तो इस रेशियो को आप मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस 2:1 के रेशियो में रिलीज होता है। दिस मींस 2 molecules of hydrogen gas are produced
फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कि अगर ऑक्सीजन गैस का 1 मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखकर दिखा सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर दें तो यहां पर 2 लग जाएगा एंड यहां पर भी 2 लग जाएगा। तो आप देखिए, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जबकि ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल निकलेगा। तो कभी भी आप किसी तरीके से भी एक्सप्लेन करोगे तो आंसर वही है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ऑक्सीजन गैस का सिंगल मॉलिक्यूल निकलेगा। सो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का हमेशा डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, व्हाई एसिड या फिर इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वाटर का तो उस दौरान हम पानी के अंदर कोई एसिड या फिर कोई सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब है, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि आयंस रिलीज करेंगे वाटर में जाकर। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम कोई एसिड या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर ऐड करते हैं? इसका ये रीजन है कि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई अच्छा कंडक्टर नहीं है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर को अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए हमें उसके अंदर किसी फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट को डालना होता है, या तो एसिड के फॉर्म में या तो बेस के फॉर्म में। तो एसिड जब वाटर के अंदर जाएगा तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। सपोज कि हम लोगों ने HCl डाल दिया, सो HCl वाटर के अंदर जाकर ये आयंस रिलीज करेगा, H+ आयन एंड Cl- आयंस। तो अब ये आयंस जो हैं वो वाटर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। सो वी ऐड वाटर और एनी अदर इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है। आंसर रीड कीजिए, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी, एसिड जो है वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है ऑफ वाटर बाय रिलीजिंग आयंस। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक पर बन सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने और डिटेल में समझाया था जब हम लोग इसके लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा। तो एक्टिविटी 1.8 में हमें स्टडी करना है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव या फिर लाइट सेंसिटिव का ये मतलब होता है कि अगर इस कंपाउंड को लाइट के प्रेजेंस में रखें हम तो इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार वो जो लाइट है वो सनलाइट ही हो, इवन अगर बल्ब के लाइट में भी रखा जाए तो भी इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो लाइट एनर्जी के कारण ये ब्रेक हो जाएगा ग्रे कलर के सिल्वर मेटल में। सिल्वर मेटल, चांदी, आप समझते हो कि ग्रे या फिर सिल्वर कलर का एक मेटल है। और साथ में रिलीज होगा यहां पर क्लोरीन गैस, जिसका कलर आप याद रख सकते हो कि ये ग्रीनिश येलो जैसा एक गैस होता है। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं होता है इसका, फेडेड कलर है, ग्रीनिश येलो कलर का एक गैस रिलीज होता है साथ में। तो मेन जो कलर चेंज हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमारे पास पहले एक व्हाइट कलर का कंपाउंड था जो कि डिकम्पोजिशन होने के बाद ग्रे कलर के एक कंपाउंड में ब्रेक हो गया। ये ग्रेश कलर का मेटल होता है। सो दिस वाज फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट? तो सिंपल सी बात है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो हमें क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा? तो कलर चेंज ये है कि पहले हमारे पास एक व्हाइट कलर का कंपाउंड था, व्हाइट कलर का कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड, जो कि अब बदल चुका है ग्रेश, या फिर कई जगहों पर आपको ब्लैक कलर का भी देखने को मिलेगा, ग्रेश कलर के एक सिल्वर मेटल के अंदर। तो पहले व्हाइट टू चेंज हो गया ग्रेश कलर में, तो ये कलर चेंज हमें देखने को मिला। अगला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, और चूंकि ये लाइट के कारण हुआ सो इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, लाइट एनर्जी के कारण डिकम्पोजिशन हुआ। व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड अंडर डार्क कलर्ड बॉटल्स? तो ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क कलर के बॉटल्स में क्यों रखते हैं? ऑब्वियस आंसर है कि डार्क कलर का जो बॉटल होगा वो लाइट एनर्जी को अंदर जाने नहीं देगा। तो अगर लाइट अंदर नहीं जाएगी तो सिल्वर क्लोराइड सेफ रहेगा। अगर इसके अपोजिट आप किसी ऐसे बॉटल को चूज करते हो जिसके अंदर लाइट आसानी से एंटर कर सके, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर लाइट अगर जाएगी तो वो फिर लाइट जाकर सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक डाउन कर देगा, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड सेफ नहीं रह जाएगा, इसलिए हम चूज करते हैं डार्क कलर के बॉटल्स को ताकि हमारा सिल्वर क्लोराइड बचा रहे।
अगला क्वेश्चन बन सकता है एप्लीकेशन इस रिएक्शन का। तो याद रखिएगा इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है कि इस रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। सो ये इस रिएक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप याद कर सकते हो। एक्टिविटी 1.9 में हमें स्टडी करना है कॉपर सल्फेट और आयरन मेटल के बीच होने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो मैंने आपको लेक्चर के अंदर लाइव करके भी दिखाया था, जहां पर हम लोगों ने इस रिएक्शन में होने वाले कलर चेंज को इजीली नोटिस किया था कि कब सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन चेंज होता है। खैर, तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो हमारे बुक में फिगर है उसे हम देख लेते हैं। पहले फिगर के अंदर आप देखोगे कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है जो कि ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर आप देखो कि दो आयरन नेल्स को थ्रेड की हेल्प से लटकाया गया है ताकि इनके बीच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। आगे आप नेक्स्ट फिगर में देखोगे कि हमारे सामने दो आयरन नेल्स शोन है। पहला आयरन नेल ग्रे कलर का दिख रहा है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट से पहले वाला आयरन नेल है। और जो सेकंड आयरन नेल है वो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस आयरन नेल के ऊपर कॉपर मेटल का डिपोजिशन हो चुका है, जिस कारण वो ब्राउन कलर का हो गया। अब आगे आप नेक्स्ट फिगर में देखोगे कि हमारे सामने दो टेस्ट ट्यूब्स में दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, यानी कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और सेकंड फिगर में बुक ने दिखाने की कोशिश की है कि लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है और इतना लाइट दिखा दिया है कि वो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। बट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको दिखाया था कि वो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है जो कि क्लियरली विजिबल होता है। ओके, तो हम इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स को बोर्ड पर अब डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देखो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आयरन मेटल कॉपर से ऊपर आता है, कॉपर के अबव आता है, और ऊपर आने वाले जो भी मेटल्स होते हैं वो नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि हमारे केस में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर मेटल से, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो यही होता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जाता है और उसे डिस्प्लेस करके अलग कर देता है। सो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाएगा और कॉपर मेटल को अलग कर देगा, तो कॉपर अलग हो गया और खुद आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो आयरन ने कॉपर की जगह लेकर फेरस सल्फेट बना लिया। सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रखना कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान किसी के घर में घुसकर उसकी जगह ले रहा है, उसे अलग कर दे रहा है। ठीक है, सो याद रखने वाली बात यहां पर क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, फेरस सल्फेट एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। बहुत ज्यादा कलर इसका ब्राइट नहीं होता है, इट इज अ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। और कॉपर मेटल का कलर सभी को पता है, ये एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है। ठीक है, सो यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है हमसे ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही है कि जब हम आयरन मेटल को निकालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो आयरन मेटल के ऊपर हमें एक ब्राउन कलर का लेयर डिपॉजिट होता हुआ दिखता है ऑन द आयरन नेल। तो वो जो ब्राउन लेयर है जो कि आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ, वो ब्राउन लेयर होता है एक्चुअल में कॉपर मेटल। अगला ऑब्जर्वेशन है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, धीरे धीरे रिएक्शन में उसका कलर फेड होता है, यानी कि कलर गायब हो रहा होता है, और लास्ट में सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर हो जाता है ग्रीन। और ग्रीन कब होता है? जब फेरस सल्फेट बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर, आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशंस थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट? तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि एक हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। सो इसका आयरन आंसर ये होगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाई द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन? तो सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन कब हुआ? जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर बन गया। सो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो आंसर मैंने आपको बताया है, आंसर आप सुनकर लिखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा गया है आयरन नेल के ऊपर वो जो ब्राउन लेयर बन रहा है वो किस चीज का है? तो ऑब्वियसली वो कॉपर मेटल का है।
सो द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द आयरन नेल इज ऑफ कॉपर मेटल, वो कॉपर मेटल का लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का या कोर्स के बाहर का बता रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ठीक है। ये जैसे कि रिलेट हो सकता है थर्ड चैप्टर से, तो कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो एप्लीकेशन होता है मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज होता है, या फिर मेटल के रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज देखते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे इस एक्टिविटी पर बेस्ड। एक और क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है, आप अपने नॉलेज में रखिए इस क्वेश्चन को। पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में आयरन मेटल जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो पूरा का पूरा आयरन मेटल उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, गायब नहीं होता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये रिएक्शन प्रोग्रेस होता है तो कुछ समय बाद आयरन मेटल के ऊपर, जो आयरन मेटल था उस आयरन मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, और ये लेयर किस चीज का होता है? ऑब्वियसली कॉपर मेटल का लेयर होता है। तो ये जो लेयर बन गया आयरन मेटल के ऊपर, वो लेयर अंदर के आयरन को प्रोटेक्ट करता है, तो एक सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है। जो कॉपर का लेयर बन गया आयरन मेटल के ऊपर, उसी के कारण अंदर का आयरन फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, जिस कारण पूरा का पूरा आयरन डिसॉल्व नहीं होता। एक्टिविटी 1.10 में हमें स्टडी करना है रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो बेरियम क्लोराइड में दो आयंस में दिखेंगे, यहां पर बेरियम कैटायन है और क्लोरीन एनायन है। ठीक इसी तरीके से सोडियम सल्फेट में सोडियम कैटायन है और सल्फेट एनायन है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि बेरियम कैटायन सल्फेट एनायन के साथ बेरियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है, बेरियम सल्फेट, एंड सोडियम क्लोरीन के साथ फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में इजीली आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में याद रखने वाला बात यह है कि ये जो हमें यहां पर कंपाउंड मिला बेरियम सल्फेट, इसका कलर आप याद कीजिए कि ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट है, तो ये रिएक्शन में आकर सेटल कर जाएगा नीचे। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, आप याद रखोगे। ओके, और सोडियम क्लोराइड तो कलरलेस होगा ही, ठीक है। एंड बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट का भी अगर आप कलर याद रखना चाहो तो ये भी मोर और लेस कलरलेस सॉल्यूशन ही फॉर्म करते हैं। तो बाकी सब कुछ कलरलेस है और बेरियम सल्फेट यहां पर व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को, तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ऑब्वियसली ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा बेरियम सल्फेट का। अगला आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये इक्वेशन यहां पर बैलेंस्ड फॉर्म में ही है, आप देखोगे। सो इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। एक और क्वेश्चन बन सकता है, नेम एंड कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो यहां पर हमारा प्रेसिपिटेट था बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्टिविटी 1.11 में हमें स्टडी करना है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल के पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड में। रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर मेटल का जो पाउडर होता है उसका कलर भी होता है ब्राउन। तो इस ब्राउन कलर के पाउडर को जब हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो एयर में ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसका कलर होता है ब्लैक। तो इस रिएक्शन में एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन के अंदर कॉपर 2 ऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहां पर कॉपर की वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में? सिंपली कि ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर था जो कि हीट करने पर कन्वर्ट हो गया ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में, तो आप कलर याद रखोगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर पूछा जाए तो आप इक्वेशन की बैलेंसिंग कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन को 2 बना दिया गया, एंड अब कॉपर 2 हो गया तो कॉपर के लिए भी यहां पर 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहां पर बन सकता है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें सारे डाउट्स को क्लियर किए हैं।
तो यहां पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर देखिएगा तो ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का हुआ था रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पर कॉपर, क्योंकि कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन बन सकता है, कैन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड, ये जो कंपाउंड बना कॉपर टू ऑक्साइड, इसे हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं क्या? यानी कि इससे वापस से कॉपर मेटल बनाया जा सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। कॉपर टू ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, अगर इसे हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कर दें, यानी कि ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करते हुए हीट करें अगर हम, तो हमें वापस से कॉपर मेटल मिल जाएगा ब्राउन कलर का, और साथ में वाटर वेपर्स रिलीज हो जाएंगे। तो ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड पाउडर को वापस से ब्राउन कलर के कॉपर मेटल में टर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इस चैप्टर के एंड में एक ग्रुप एक्टिविटी भी गिवन है। इस ग्रुप एक्टिविटी में 4 बीकर्स लेने हैं, ए, बी, सी एंड डी। इन सभी बीकर्स के अंदर हमें सबसे पहले 25 ml वाटर फिल करना है। बीकर ए, बी और सी के अंदर 25 ml वाटर फिल करना है। बीकर डी के अंदर हमसे कहा गया है 25 ml कॉपर सल्फेट लेना है, और यहां पर डालने हैं उसके अंदर आयरन फाइलिंग्स। तो बीकर डी डिफरेंट है, यहां पर कॉपर सल्फेट है और आयरन फाइलिंग्स है। बाकी सभी बीकर्स के अंदर हमें वाटर ऐड करना था 25 ml। इसके बाद बीकर ए में हमें सॉल्ट लेना है, पोटेशियम सल्फेट। बीकर बी के अंदर हमें सॉल्ट लेना है, अमोनियम नाइट्रेट। एंड बीकर सी के अंदर हमारा सॉल्ट है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो इन तीनों बीकर्स के अंदर वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स किया गया है, और बीकर डी में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन फाइलिंग्स को डाले गए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और कहां कहां हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिला। तो बेसिकली हमें एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। बीकर ए और बी में, ए एंड बी में आपको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखेगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा बीकर ए एंड बी के अंदर, यानी कि इन दोनों बीकर्स के अंदर टेम्परेचर डाउन होंगे और आप अगर बीकर्स को टच करोगे तो आपको कूल फील होगा। ठीक है, बीकर सी एंड डी के अंदर आपको टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखेगा, यानी कि यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। सो ये बीकर को अगर आप टच कीजिएगा तो ये आपको कंपैरेटिवली हॉट लगेंगे पहले के कंपैरिजन में। ए एंड बी और साथ ही साथ सी, इन तीनों ही बीकर्स के अंदर एक सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया गया। सॉल्ट को वाटर के अंदर जब हम मिक्स करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं डिसोल्यूशन। सिंपली सॉल्ट का मिक्सचर हम बना रहे हैं वाटर के अंदर, सो डिसोल्यूशन प्रोसेस है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस होता है ए, बी और सी के अंदर, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस कहीं पर एंडोथर्मिक हो सकता है, कहीं पर एक्सोथर्मिक हो सकता है। सो कंक्लूजन ये है कि डिसोल्यूशन मे बी एंडोथर्मिक और इट मे बी एक्सोथर्मिक। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि बीकर ए बी में जब डिसोल्यूशन हुआ तो यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें देखने को मिला, और बीकर सी में हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिला। सो इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं बीकर डी के अंदर। तो बीकर डी के अंदर कॉपर सल्फेट और आयरन फाइलिंग का रिएक्शन हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट एंड आयरन फाइलिंग के बीच आप जानते हो कि यहां पर होगा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बीकर डी के अंदर प्रोसेस डिफरेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक है। तो आप ये बात यहां पर याद रखिए कि ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। सभी डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं, बट आप ये कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मोस्टली एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस ग्रुप एक्टिविटी पर बेस्ड। सो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के लास्ट एक्टिविटी को। ये जो एक्टिविटी है वो एनसीईआरटी बुक के पेजेस के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बुक को अच्छे से रीड करना, ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में गिवन था इस एक्टिविटी में, बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें मिक्स करना था अमोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। ऐसा कुछ एक्टिविटी में पूछा गया था। तो आप याद रखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेरियम कैटायन है एंड हाइड्रोक्साइड एनायन है। अमोनियम के अंदर अमोनियम कैटायन है और क्लोरीन एनायन है। तो यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, बेरियम फॉर्म करेगा क्लोरीन के साथ बेरियम क्लोराइड।
ठीक इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्म करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट है। बाद में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो जाता है अमोनिया गैस के अंदर और साथ में वाटर बचता है। ठीक है, तो ये बात की रिएक्शन है। हम इस रिएक्शन पर कंसंट्रेट करेंगे कि हमें यहां पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला, आयंस का एक्सचेंज देखने को मिला। साथ ही आप याद रखिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला कंपाउंड है और अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों सॉलिड सॉलिड फॉर्म में ही रिएक्ट कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो नोटिस करोगे आप कि ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक होता है, हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इससे आसपास की सराउंडिंग जो है इस रिएक्शन के बाद वो बहुत ज्यादा कूल हो जाती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करने का एक क्लासिक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होता है नेचर में। तो ये भी एक एक्टिविटी था जो कि आपके बुक के बीच में दिया हुआ था, तो इसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।